ध्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त गदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। आज अभी हम लोग मकर लग्न के बारे में चिंता करेंगे और चिंतन में मकर लग्न पूर्व कक्षा में हम लोग जो प्रातः काल की कक्षा उसमें धनु लग्न का चिंतन किए हैं। धनु लग्न के बाद मकर लग्न में जो केंद्र का अधिपति शनि भूम चंद्र शुक्र, क्योंकि ये है और चर लग्न में केंद्राधिपति स्थिर, जैसे चर लग्न में शनि मंगल चंद्र शुक्र, स्थिर लग्न में शनि मंगल सूर्य शुक्र एवं दिशोहाव लग्न में बृहस्पति बुध, ये सब केंद्र के अधिपति होते हैं। इसको हम लोगों को अभ्यास फलादेश के लिए अभ्यास रख लेना चाहिए। और त्रिकोणाधिपति मकर लग्न में शनि शुक्र बुध, क्योंकि पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं, जो लग्नेश है उसके साथ मित्रता रखते हैं त्रिकोण का अधिपति। यहाँ जैसे शनि लग्नेश है, त्रिकोण भाव का अधिपति शुक्र जो पंचमेश है एवं बुध नवमेश, तीनों का परस्पर में मित्रता का संबंध होता है। त्रिषडाय तृतीय षष्ठ एकादशाधिपति मकर लग्न में तृतीयाधिपति गुरु, षष्ठाधिपति बुध एवं आय एकादशाधिपति मंगल है। त्रिक मतलब 6 का अधिपति बुध सूर्य गुरु है। बुध सूर्य गुरु एवं मार्केश यहाँ शनि चंद्रमा। मार्केश में शनि तो यदि मार्क स्थान में स्थित हो जाता है वो प्रबल मार्केश हो जाता है। उसके दशा अंतरदशा में शनि केवल मारक स्थान में बैठ जाने से भी मारक का प्रभाव देता है, वो पराशरीय वचन है। यहाँ शनि मारकेश भी है। और जैसे कि पूर्व कक्षा में धनु लग्न का जब हम लोग चिंतन कर रहे थे, धनु लग्न में चंद्रमा अष्टमेश, सूर्य चंद्रमा दोनों को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अष्टम भाव का अधिपति रंध्रेश दोषस्तु न सूर्य चंद्र मशोर भवेत, यह नियम हम लोग पराशरी वचन से पढ़े हैं। तो इस कारण से धनु लग्न में चंद्रमा अष्टमेश होता है और मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश होने के कारण सूर्य को अष्टम भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता है। और मेष लग्न में भी मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। और जिसमें नवमेश के साथ साथ अष्टमेश हो जाए पापक ग्रह, कोई भी पापक ग्रह, जैसे शनि यदि यहाँ कुंभ यहाँ मकर रहे, मकर कुंभ अष्टम एवं नवम स्थान में रहने से, जैसे मिथुन लग्न में दिशोहाव लग्न में आप लोग चिंतन करेंगे तो शनि को भी अष्टमेश की दोष प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार अष्टमेश दोष प्राप्त नहीं होने से वहां भी अशुभत्व की प्रभाव क्या होता है, कम होता है। और शुभ योग जितने हैं उसमें अमला योग हम लोग पढ़े हैं। अमला योग जो चंद्रमा से दशम स्थान में अथवा लग्न से दशम स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो उसको अमला कीर्ति योग कहते हैं। जैसे यहाँ शुक्र बुध यदि हम लोग कुंडली बनाए, मकर लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में या दशम भाव में शुक्र एवं बुध यदि स्थित हो, वहां अमला कीर्ति नामक अमला योग बनेगा। उससे यश कीर्ति का वृद्धि भी होता है। उसका फल कथन भी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। और चंद्रमा से उच्चस्थ होने से, बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में उच्चस्थ होने से कौन सा योग बनते हैं? स्वगृहस्थ अथवा उच्चस्थ होने के द्वारा हंस योग तो बनते हैं। गजकेसरी योग, कौन सा योग? गजकेसरी योग भी बन जाते हैं। एवं सूर्य से द्वितीय स्थानस्थ व द्वादश स्थानस्थ ग्रहों के द्वारा भी योग बनते हैं। जैसे सूर्य से द्वादश स्थान में यदि शुभ ग्रह शुक्र बुध स्थित होते हैं, वहां
जैसे इस कुंडली में हम लोग देख रहे हैं शुक्र बुध तुला राशि में बैठे हैं, सूर्य वृश्चिक राशि में मंगल के साथ बैठा है, मतलब लाभाधिपति के साथ सूर्य खुद बैठा है। तो इस प्रकार योग में वासी नामक एक राजयोग भी होता है। हम लोग जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं, भावों की संबंध, भावाधिपति का संबंध, उसके बाद उस कुंडली में कौन से योग होते हैं, राजयोग है, कोई भी लग्न हो। यहाँ हम अभी मकर लग्न की चिंतन कर रहे हैं, तो मकर लग्न में ग्रहों की स्थिति के अनुरूप हम लोगों को फलादेश करने से पहले इसमें कौन से योग है उसको देख लेते हैं। जैसे संख्या योग इत्यादि हम लोग विचार किए हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्थान में सभी ग्रह रहने से कौन सा योग बनता है? यदि 5 ही स्थान में सभी ग्रह स्थित हो जाए, वहां कौन सा योग बन जाएगा? वल्लकी दाम पाश योग, बल्लकी दाम पाश केदार, इस प्रकार हम लोग संख्या योग पढ़े हुए हैं, 7 संख्या योग, उसमें से ये पाश योग भी बनेगा। उसका भी अशुभत्व और शुभत्व का फल चिंतन हम लोग पूर्व कक्षा, अनेक सारे कक्षाओं में भी चिंतन किए हैं। तो मकर लग्न में विशेष शुभकारक ग्रह कौन है उसका यदि अन्वेषण करेंगे, वो कौन सा ग्रह सबसे अधिक शुभ फलप्रद होगा? क्या कह सकते हैं? शुक्र अथवा बुध, इन दोनों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक शुभ फलप्रद होगा? शनि तो नहीं होगा, क्योंकि शनि तो मार्केश भी हो गया, लग्नेश के साथ साथ मार्केश भी हो गया। बुध नवमेश के साथ साथ क्या है? षष्ठेश है, षष्ठ भाव का भी अधिपति है, वो नवम भाव का भी अधिपति है। और हम लोग जितना पढ़े हुए हैं अभी तक, प्रत्येक ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि एक एक होता है, स्वगृही उच्चस्थ मूल त्रिकोण, और मूल त्रिकोण से स्थान से ही मित्र एवं शत्रुता का विचार किया जाता है। तो मूल त्रिकोण की कुछ प्राधान्य है। यहां जैसे कन्या राशि में बुध मूल त्रिकोण होता है और तुला राशि में शुक्र मूल त्रिकोण होता है। तो मूल त्रिकोण राशि में बैठने से ग्रहों को, यदि मूल त्रिकोण अंशात्मक मान में बैठा हुआ है ग्रह, वो 75% मतलब त्रिचरण युक्त बल प्राप्त कर लेता है, फल में वृद्धि होती है। उच्च में रहने से, परमोच्च में रहने से पूर्ण फल प्राप्त करता है, वह पूर्ण फल प्रदायक होता है ग्रह। मूल त्रिकोण में भी यदि कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, उसका अंशात्मक मान मूल त्रिकोण के अंशात्मक मान के आसपास है, तभी निश्चित रूप में वहां ग्रहों की शुभ फल प्राप्ति की संभावना बहुत होती है। यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं, शुक्र बुध दोनों एक साथ दसम स्थान में स्थित है। तो शुक्र बुध दसम स्थान में स्वगृहस्थ होने से एवं शनि के मित्र होने के कारण इसमें शुक्र बुध केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति का जो संबंध है, उसके द्वारा एक राजयोग उत्पन्न होता है। और शुक्र स्वगृहस्थ होने के कारण एक अमला योग के साथ साथ मालव्य योग, रुचक भद्र हंसक मालव्य शशक, 4-5 प्रकार की पंच महापुरुष योग भी हम लोग पढ़े हैं। उसमें से मालव्य योग से भी युक्त हो जाता है। तो यहाँ शुक्र बुध की जो युति है, निश्चित एक शुभ फलप्रद योग बनेगा। लेकिन यही स्थिति शुक्र बुध यदि वृष राशि में रहेंगे, वहां क्या फल हो सकता है उसका भी चिंता करना चाहिए। तुला लग्न में, कन्या लग्न, तुला राशि में, कन्या राशि में एवं वृष राशि में, इन तीनों स्थान में शुक्र बुध की युति शुभ फलप्रद होगा। लेकिन तुला राशि में कितना शुभत्व होगा एवं कन्या राशि में कितना शुभत्व होगा, वृष राशि में कितना शुभत्व होगा,
इसमें जब हम लोग मकर लग्न का चिंतन कर रहे हैं, मकर लग्न में दशमेश भी शुक्र है और पंचमेश भी शुक्र है। और हम लोग अभी तक जो पढ़े हुए हैं, शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगता है, परंतु केंद्राधिपति दोष का भंग कब होता है ना, वो त्रिकोणाधिपति के साथ यदि संबंध बना ले। यहाँ खुद शुक्र पंचमेश भी है, दशमेश के साथ साथ यदि पंचमेश है तभी उसका केंद्राधिपति दोष नष्ट होगा। उसके बाद भी बुध के साथ सहवास संबंध बना रहा है, मतलब यहाँ दोष प्राय शुक्र के जो कामना जनित दोष है वो नष्ट प्राय है। और पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़े हुए हैं जो दशम स्थानस्थ शुभ ग्रहों का स्थिति एवं दशमाधिपति उस जैसे भावे ही सौम्य युते क्षितेश तदधिपति सुस्थान गेर भास्वरी ही स्वच्छ स्वर्क्ष गति विलग्न भवनाद योगा क्रमाद्वादश 12 प्रकार की योग पढ़े हैं। और दशम स्थान में जो योग बना रहा है वो ख्याति योग है, यश ख्याति, उस प्रकार के दशम स्थान में योग प्राप्त होते हैं। यहाँ शुक्र दशमाधिपति दशमस्थ है और बुध मित्र ग्रह के द्वारा युति भी है और अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, क्योंकि शनि का दृष्टि तो तृतीय सप्तम दशम होता है, यहाँ शनि का भी पुण्य दृष्टि नहीं है और मंगल सूर्य की भी पुण्य दृष्टि नहीं है, किसी भी पाप ग्रहों का पुण्य दृष्टि नहीं है। शुभ ग्रहों का दृष्टि भले ही ना हो, पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं है, इससे भी ख्याति योग बन जाते हैं। आप 15वां अध्याय देखेंगे तो 15वां अध्याय के प्रथम श्लोक में इसी फलदीपिका ग्रंथ में एक श्लोक आपको प्राप्त होगा, जो 15वां अध्याय केवल भाव फलादेश के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया जाता है। भावाः सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभेसी तत्तत भावाः सकल फलदाः पाप दृक् योगहीनाः पापाः सर्वे भवन पतयश्चेदिहाहुस्तथैव खेटैः सर्वे शुभ फलमिदं नीच मूढ़ारिहीनैः। खेटैः सर्वैः, यहाँ एक खेटैः सर्वैः शब्द छूट गया है, इसको आप लिख देना है। सर्वैः खेटैः सर्वैः शुभ फलमिदं नीच मूढ़ारिहीनैः। किसी भी भाव का जब हम लोग चिंतन करते हैं, भावाः सर्वे शुभपतियुता वीक्षिता वा शुभेसी, वही लक्षण है। कोई भी भाव यदि हमारे पास मकर लग्न लेके कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके कुंडली में कर्म जनित प्रश्न है, कर्म प्राप्ति होगा या नहीं होगा, तो हम तुरंत उसके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव के साथ साथ पंचम एवं द्वितीय, नवम, एकादश, 2, 5, 9, 10, 11, इन 5 भावों को निश्चित हम लोगों को देखना है, तुरंत फटाक से देखना है। इन 5 भावों के अधिपति के साथ परस्पर में कोई संबंध है क्या? यदि है, वहां कुछ हमारा फलादेश घटित होगा। जैसे अभी हम लोग देखें तो जो आयाधिपति मंगल वो खुद के घर में बैठा हुआ है, स्वगृह में बैठ के वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, एवं धनाधिपति को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ दृष्टि मंगल का पूर्ण दृष्टि होता है, 1, 2, 3, 4। शनि को पूर्ण दृष्टि देख रहा है, एवं आयाधिपति स्वगृहस्थ होके धन स्थान में पूर्ण दृष्टि से देखने के साथ साथ कहाँ है ना, पंचम भाव उपरी मध्य पूर्ण दृष्टि होती, पंचम भाव के ऊपर भी पूर्ण दृष्टि है। ये तो एक निश्चित शुभत्व का प्रभाव है। एवं पंचमेश, नवमेश, दशमेश ये परस्पर में युति संबंध बना रहे हैं। ये भी एक भावाः सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभेसी, शुभ ग्रहों के द्वारा युत हो वा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो।
और पाप ग्रहों का दृष्टि युति नहीं हो, वहां उसी भाव का छेदिहाहु तथैव सकल फलदाह, सारे संपूर्ण फल प्राप्ति होगा वहां। पापाह सर्वे भवन पतयश्चेदिहाहुस तथैव, पाप ग्रहों से भी उसी तरह हम लोगों को विचार करना है। उसके बाद कहते हैं यदि नीच मूढ़ारी ही नहीं, ये सारा फल कथन तब करेंगे यदि ग्रह नीचंगत ना हो, अस्तंगत ना हो, शत्रु क्षेत्रस्थ ना हो, तभी जाके ये सारा फल घटित होगा। नीच मूढ़ अरिहीन हो के द्वारा ये शुभ फल प्राप्त होगा। किसी भी भाव का विचार करना है तो सर्वप्रथम पहले यही निम्नलिखित जो सिद्धांत है उसको हम लोगों को दिमाग में बैठाना है। ठीक है। मूढ़ मतलब अस्तंगत, नीच मूढ़ अरिहीन ही, ग्रह अस्तंगत नहीं हो, क्योंकि सूर्य जैसे यहाँ सूर्य मंगल दोनों युति संबंध है और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लग रहा है। लाभाधिपति अष्टमेश के साथ मिलके बैठने से दैन्य योग बनता है, परंतु इस दैन्य योग यहाँ नहीं बन रहे हैं क्योंकि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लग रहा है और सूर्य मंगल का मित्रता है। परंतु इसी क्षेत्र में मंगल यदि अस्तंगत हो जाएगा, लाभाधिपति जो लाभ करने वाला ग्रह जो आयाधिपति लाभाधिपति है, वह सप्तम से पंचम स्थान है, ये भी बड़ा भूमिका निभाता है विवाह में, हम लोग जानते हैं। क्योंकि सप्तम भाव मतलब पत्नी स्थान, पत्नी का संतान स्थान हो गया एकादश भाव। और विवाह के उपरांत पति पत्नी में दाम्पत्य सुख तब प्राप्त अधिक होता है जब संतान हो जाता है। तो एकादश स्थान, एकादशाधिपति मंगल सूर्य के साथ मिलकर बैठा है, परंतु अस्तंगत हो जाए, मूढ़ हो जाए, मतलब अस्तंगत हो जाए, तो उस एकादश लाभ का संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा। यदि मंगल अस्तंगत ना हो, यहां मंगल की जो पूर्ण दृष्टि है शनि के ऊपर, शनि मंगल में मित्रता नहीं है, परंतु यहां आयाधिपति के कारण आयाधिपति का दृष्टि, जो लाभाधिपति का दृष्टि धन भाव के ऊपर और धन भावाधिपति के ऊपर, ये फायदामंद होगा। और हमेशा एकादशाधिपति का सप्तम स्थान पंचम होगा, तो एकादशाधिपति का दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर क्या होता है ना, दाम्पत्य जीवन में सुख व प्रेम सृष्टि करता है। यहाँ हम लोग जानते हैं मंगल दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ा कठिनाई को उत्पन्न करने वाला ग्रह है। मांगलिक दोष मंगल के द्वारा उत्पन्न होता है, परंतु इस क्षेत्र में नहीं होगा यदि मंगल अस्तंगत ना हो। और हम लोग जितना समझे हैं, सप्तम भाव एवं पंचम भाव, इनमें परस्पर में जो संबंध होता है, युति हो, दृष्टि हो, व स्थान विनिर्मय हो, व किसी भी केंद्र संबंध व त्रिकोण संबंध, किसी भी प्रकार की संबंध हो, पंचमाधिपति एवं सप्तमाधिपति, वहां प्रेम संबंध उत्पन्न होता है। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम हो व विवाह के पूर्व प्रेम हो, किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध उत्पन्न होते हैं। जैसे यहां हम लोग देखें तो सप्तमेश चंद्रमा एवं पंचमेश शुक्र, सप्तमेश चंद्रमा से शुक्र दसम स्थान में बैठा हुआ है, तो इसको भी एक केंद्र संबंध हम लोग कहते हैं। और यह दसम स्थानस्थ शुक्र बुध का संपूर्ण प्रभाव क्या होगा ना, चंद्रमा के ऊपर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कोई भी ग्रह व कोई भी भाव का जब विचार कर रहे हैं, उसके दशम स्थान को भी हम लोग प्रमुख रूप में देखते हैं। दसम स्थान में कौन ग्रह बैठा है, यदि उसके दशम स्थान में शुभ ग्रह स्थित है, तभी वो ग्रह क्या करता है,
उस भाव को संपूर्ण प्रभावित बनाता है। जैसे यहाँ चंद्रमा को शुक्र बुध से प्रभाव प्राप्त होगा। शुक्र बुध, इसे शुक्र तो जल तत्व कारक ग्रह है, चंद्रमा तो जल तत्व कारक ग्रह है, और स्त्री कारक ग्रह भी है, और एक कामना दूसरा मन है। कामना मन की संबंध से भी प्रेम उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम लोग विचार कर सकते हैं लव मैरिज की योग होगा, बा विवाह के उपरांत भी प्रेम संबंध रहेगी। और सप्तम भाव में भी बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति भी क्या करता है, यदि पुरुष कुंडली होगा, वहां बृहस्पति को हम लोग मानते हैं कामना उत्पन्न करने वाला ग्रह। यहाँ भी प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम विवाह के पूर्व जो लव मैरिज की योग, ये सब विचार भी हम लोग कर सकते हैं। मकर लग्न में जब भी हम लोग मकर लग्न का कुंडली देख रहे हैं, मकर लग्न में बुध अधिक योग कारक ग्रह होगा शुक्र की अपेक्षा। क्यों? कारण केवल मूल त्रिकोण स्थान होने के कारण। शुक्र का क्या मूल त्रिकोण स्थान नहीं है? ना है, परंतु बुध का जो मूल त्रिकोण राशि है वो नवम स्थान में बैठा हुआ है। बुध का दशा अंतरदशा अधिक लाभप्रद रहता है। इसी मकर लग्न में केवल शुक्र बैठ जाए तुला राशि में, वो उतना शुभप्रद नहीं होगा जितना वृष राशि में बैठने से होगा। ये भी ये मंत्रेश्वर दैवज्ञ की वचन है। वो श्लोक कभी टाइप करके दिखा दूंगा। मकर लग्न में वृष का शुक्र पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, वो योगप्रद रहता है। किंतु दशम में शुक्र हो तो वो उतना योगप्रद नहीं रहता है, अकेला यदि रहे। क्योंकि शुक्र को केंद्राधिपति दोष कुछ ना कुछ लगेगा वहां। वो भले ही वो पंचमेश होने के कारण उसका शुक्र का केंद्राधिपति दोष नष्ट होता है, परंतु दशम हम लोग जब केंद्राधिपति दोष व किसी भी दोष का चर्चा करते हैं, उसमें एक उत्तरोत्तर प्रबल बोली करके पढ़े हुए हैं। ये उत्तरोत्तर प्रबलता होती है, मतलब लग्न के अपेक्षा चतुर्थ भाव यदि दोषत्व है, दोष में वृद्धि होता है। चतुर्थाधिपति के अपेक्षा सप्तम भावाधिपति का दोषत्व अधिक वृद्धि होता है। सप्तम भावाधिपति के अपेक्षा दशम भावाधिपति का दोष उससे भी अधिक वृद्धि होती है। इस कारण से शुक्र यदि अकेला दशम स्थान में तुला राशि में स्थित हो, वो उतना शुभप्रद नहीं होगा। केवल आंख मूंद के फलादेश नहीं करना चाहिए। इसी क्षेत्र में चंद्रमा पंचम स्थान में बैठ जाए, वहां आप जानते हैं चंद्रमा वृष राशि में उच्चस्थ होता है। चंद्रमा के साथ शुक्र बैठ जाए, उसका जो प्रभाव है वो शुक्र बुध का युति यदि दशम स्थान में उतना प्रभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? चंद्रमा सप्तमेश उच्चस्थ है, और हम लोग जानते हैं जो केंद्राधिपति दोष है वो सबसे कम लगता है किसको? ना चंद्रमा को। सबसे अधिक बृहस्पति को, बृहस्पति के बाद शुक्र को, शुक्र के बाद बुध को, बुध के बाद चंद्रमा को लगता है। और चंद्रमा जब सप्तमेश हो जाए, जिस प्रकार हम लोग चंद्रमा अष्टमेश होने से, धनु लग्न में अष्टमेश होने से चंद्रमा को अष्टमेश की दोष नहीं लगता है, उसी प्रकार लक्षण यहां भी प्राप्त हो जाएगा यदि शुक्र चंद्रमा दोनों का युति पंचम स्थान में हो। मतलब लव मैरिज होगा और दीर्घ काल तक वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। बढ़िया है, वेरी गुड, थैंक यू। समझ रहे हैं? बृहस्पति यदि लग्न में हो, इसी मकर लग्न में हम लोग जानते हैं बृहस्पति लग्न में बैठा हो, ये अभी तो हम लोग विचार कर लिए चंद्रमा शुक्र कहाँ बैठे हो ना, वृष राशि में सबसे अधिक शुभप्रद रहेंगे। बुध षष्ठ स्थान में एवं अष्टमेश भी षष्ठ स्थान में स्थित हो,
बृहस्पति बैठा हो कहां ना, नीचंगत होके किस राशि में, मकर राशि में, लग्न में, बृहस्पति लग्न में हो। इस स्थिति में निश्चित वहां बृहस्पति का नीच भंग होने का लक्षण हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसी स्थिति में शनि यदि तुला राशि में उच्चस्थ हो जाए, तभी बृहस्पति का नीच भंग होने के कारण, बृहस्पति इसमें शुभ कारक ग्रह नहीं है क्योंकि तृतीय एवं व्यवहार का अधिपति है, परंतु बृहस्पति नीचंगत होने के बाद भी यहां उसका अशुभत्व का प्रभाव नहीं होगा। क्यों? उसका कारण किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, वो नियम यहाँ लागू हो जाएगा। और नीचंगत बृहस्पति होने से आप किसी किसी कुंडली में देखेंगे तो जहां बृहस्पति नीचंगत है वो व्यक्ति क्या होता है, लोभी होता है, अधिक धन पिपाशा हो उसके पास रहता है और अर्थ प्राप्ति भी होता है। बृहस्पति केवल उच्चस्थ हो जाए, सुगृहस्थ हो जाए तो आपको धन धान्य वृद्धि होगा, सारे शुभ फल प्राप्त होगा, नहीं है। कभी कभार शुभ ग्रह नीचंगत होने से भी लाभदायक होते हैं, वह लक्षण इसमें प्राप्त होगा। इसी स्थिति में यही मकर लग्न में बृहस्पति स्थित हो लग्न में और मंगल शुक्र ये लाभ स्थान में चले जाए, मंगल एवं शुक्र ये कहां चले जाए, लाभ स्थान में। और हम लोग जानते हैं तृतीय भाव एवं एकादश भाव क्या है ना, भातृस्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ भातृभाव का अधिपति व लाभाधिपति लाभ स्थान में है और पंचमेश दशमेश के साथ युति है। इस लक्षण में भी आपको क्या चिंतन करना है ना, निश्चित भाइयों के द्वारा धन प्राप्ति होगा उस व्यक्ति को, मतलब भाइयों का सहयोग होगा और भाइयों के कारण धन प्राप्ति होगा। इस प्रकार की फलादेश आप करेंगे। इसी मकर लग्न में यदि लग्न में सूर्य चंद्रमा और बुध हो, 12वें घर में मंगल हो जाए और मंगल के साथ शुक्र हो जाए, तभी भी भाग्योदय का कारण होगा। भाइयों के कारण स्वयं अपने पुरुषार्थ से धन का उपार्जन करेगा, उसके साथ साथ उसका जो भाग्योदय का कारण कौन बनेंगे ना, भाई बन सकते हैं, भ्राता बन सकते हैं। क्या लक्षण हुआ ना, मकर लग्न हो, लग्न में सूर्य चंद्रमा बुध तथा 12वें घर में मंगल शुक्र हो, 12वें घर में मंगल शुक्र हो। इसमें आप एक एक कुंडली बना के नोट्स बना लीजिए, उससे क्या होगा, लाभ होगा। मंगल शुक्र 12वें घर में हो एवं सूर्य बुध और चंद्रमा ये तीनों कहां बैठे हो ना, लग्नस्थ हो। इस प्रकार स्थिति में भी भाइयों के सहयोग से भाग्योदय भी होगा और खुद का पुरुषार्थ से धन उपार्जन करने के साथ साथ उसका भाग्योदय का कारण भी भ्राता बनेंगे। ठीक है। बुध शनि की युति, क्योंकि लग्नेश शनि है और नवमेश बुध है, वो भी भाग्योदय का कारण होगा। जिस समय शनि का महादशा में बुध का अंतरदशा चल रहा हो। हाँ, एक विषय आपको याद रखना है, जब भी शनि महादशा में बुध अंतरदशा चल रहा हो, उस समय यदि विवाह हो गया है तभी उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। बुध यदि अस्तंगत हो जाए तो वहां निश्चित दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होने के कारण भी बन सकते हैं।
क्योंकि शनि लग्नेश होने के साथ साथ शनि का जो मार्केश का प्रभाव है बुध के साथ, वो बुध गुप्त प्रेम उत्पन्न करने के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में उसके महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा के समय में प्राय लगभग देखा गया है कभी ना कभी समस्या दाम्पत्य जीवन में समस्या आया है। मैं बहुत सारे कुंडली अपने देखा हूं, उसके अनुभव से कह रहा हूं। समझ रहे हैं? बुध शनि भाग्य स्थान में होने से भाग्योदय होगा, परंतु भाग्य स्थान में होने के बाद भी यदि बुध अस्तंगत हो जाए तभी शनि महादशा में बुध अंतरदशा अथवा बुध महादशा में शनि अंतरदशा के समय में सामान्य विसंगति आने की संभावनाएं हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह होने की संभावना है। राहु केतु, हम लोग जानते हैं केतु की मित्रता बृहस्पति के साथ है। राहु के साथ बृहस्पति रहते हैं तो गुरु चंडाल दोष उत्पन्न होता है ना। इसी कुंडली में राहु बृहस्पति यदि 12वें स्थान में हो जाए, क्योंकि जब हम लोग पराशर वचन पढ़ रहे हैं उसमें लिखा गया है ये राहु केतु तमोग्रहु यदभावगतु यदभावेश संयुतु तत्तत् फलो प्रबलु। जिस भाव में स्थित हो जाए और जिस भाव के अधिपति के साथ मिलकर बैठ जाए उस भाव के फल को प्रबल करते हैं। लेकिन हम लोग जब भी कुंडली देखते हैं, कभी किसी को लेके दिखाते हैं, उसमें यदि राहु बृहस्पति युति है, अरे तुम्हारा गुरु चंडाल दोष है, राहु महादशा में बृहस्पति अंतरदशा, बड़ा विपत्ति आने वाला है, बहुत समस्या होगी, ये नहीं कहना है। वहां राहु बृहस्पति दोनों यदि 12वें घर में व्यवभाव में स्थित हो जाए, राहु जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध का सूचक जो है वो व्यवभाव का अधिपति उसके साथ साथ राहु भी है, याद रखना है। हमारे पूर्व जन्म में हम लोग कौन से कर्म किए हैं, जिस कर्म के कारण इस जन्म में हमारे कर्म क्षेत्र से लेके भाग्योदय से लेके धन का उपार्जन से लेके सभी प्रकार जीवन एक चल रहा है, वह देखने के लिए हम लोग राहु एवं व्यवभाव का अधिपति को देखते हैं। जिस कुंडली में राहु शुभ ग्रह युक्त है एवं शुभ स्थान में स्थित है, वहां निश्चित उसका प्रारब्ध क्या होगा, शुभत्व होगा। ये पॉइंट को नोट करना है। इस कारण से इसी मकर लग्न में एक विशेषता दिखाया जाता है, यदि राहु बृहस्पति व्यवभाव में स्थित हो तो राहु की महादशा भाग्योदय का कारण बन जाता है। हम लोग उसको तुरंत गोमेध पहनने के लिए कहते हैं, और आप लोग ट्रांसपेरेंट गोमेध देखेंगे तो जो येलो सफेद लगभग गोमूत्र जैसा गोमेध ही प्राप्त होता है, उसका कलर उस तरह होता है, परंतु बहुत सीलोन का कुछ गोमेध प्राप्त होता है जो अधिक से अधिक बृहस्पति के पुखराज जैसा उसमें ट्रांसपेरेंट होता है। उस प्रकार बृहस्पति शम गोमेध का रत्न धारण करने से अधिक लाभ होता है। यदि राहु बृहस्पति दोनों का युति कहाँ हो, धनु राशि में, मकर लग्न धनु राशि में व्यवहार में इस प्रकार की युति हो। समझ गए? मुझे कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आप बना सकते हैं। इसी मकर लग्न में मंगल बैठ जाए और 7वें घर में चंद्रमा हो जाए, अरे मकर लग्न में मंगल होगा तो मंगल उच्चस्थ हो जाएगा, चतुर्थेश मंगल उच्चस्थ हो जाए एवं उसके 7वें घर का अधिपति चंद्रमा भी स्वगृहस्थ हो जाए, वहां मंगल दोष उत्पन्न होगा या नहीं होगा वो भी प्रश्न है, ना नहीं होगा। हर क्षेत्र में मंगल दोष, हम लोग मंगल जितना शुभत्व होगा, चंद्रमा मंगल में मित्रता है और मंगल उच्चस्थ मकर राशि में शनि का घर है, शनि के साथ मित्रता नहीं है,
परंतु मकर राशि में मंगल उच्चस्थ होता है। और कितने अंश में, कितने अंश में परम उच्च होता है, याद है? हम भूल गए हैं। सभी ग्रहों की परम उच्चांश को याद रखना है ना। कोई नहीं है कक्षा में, है ना? जुड़े हैं ना? 2 लोग जुड़े हैं। 28 अंश में परम उच्च होता है मंगल मकर राशि में। मंगल मकर राशि में स्थित हो लग्न में, एवं चंद्रमा यदि 7वें घर में स्थित हो जाए, मंगल मकर चंद्रमा कर्क, इस योग में भी एक राजयोग उत्पन्न होता है। वहां भी इस प्रकार चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष लगता है, परंतु मंगल को केंद्राधिपति का दोष नहीं लग रहा है। और मंगल अशुभत्व का प्रभाव नष्ट होता है उच्चस्थ होने से, और चंद्र मंगल में मित्रता होता है। इस कारण से वहां राजयोग का शुभ फलप्रद होगा। इसी मकर लग्न में आप लोग यदि और कोई प्रश्न हो तभी प्रश्न करें, व कोई जिज्ञासा व प्रश्न। ये श्लोक याद रखना है, भावाहा सर्वे शुभपति युता वीक्षिता व शुभेशीर तत्तत भावाहा सकल फलदाहा पाप द्रुक योगहीनाः पापाः सर्वे भवन पतयश्चेदिहाहुस्तथैव खेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीच मूढ़ारि हीनैः। ये श्लोक याद रखना है। और 15वां अध्याय 16वां अध्याय 15-16 जो मंत्रेश्वर फलदीपिका ग्रंथ का, उसमें कई सारे सिद्धांत हैं। जब समय जो समय प्राप्त होगा उसी के अनुसार चर्चा करेंगे। एक एक लग्न को लेके चर्चा करेंगे तो लग्न फलादेश के साथ साथ हमारा विषय भी संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद है कक्षा में। वो धनु लग्न वाला इसी में मैं पढ़ा दिया हूँ। किसमें? प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में।